Hey guys, welcome back to my channel. Today I am here with so many previous year questions. So this video is going to be a long video. I would be discussing around 50 questions today with you in this particular video क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें अभी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं जिससे आपके पेपर में आपको एटलीस्ट आइडिया हो बहुत सारे क्वेश्चंस का. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई वुड बी मेकिंग अ वेरी बिग वीडियो. आई गेस मीन्स मैं 50 क्वेश्चंस तक डिस्कस करने की कोशिश करूँगी और मैं ट्राई भी करूँगी कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन कर पाऊँ. पर मैंने बेसिकली वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें कॉन्सेप्ट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है. सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल क्योंकि मैं डेली आपके लिए NT-UGC नेट से रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर रही हूँ. तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो कि साइड में है उसको भी प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ की अपडेट्स मिलती रहें. साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो लोग चाहते हैं कि उन्हें एनवायरमेंटल साइंसेस के कुछ MCQs मिल जाएं प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो आप उनको ये वीडियोस शेयर कर सकते हैं. आप उनको मेरे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं. एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हों दैन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. तो पहला क्वेश्चन है सरफेस लिटर लेयर ऑन ग्राउंड सॉइल इज ऑल्सो नोन एज. तो ये क्वेश्चन आप तब अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से जब आपने सॉइल होराइजन्स के बारे में अच्छे से पढ़ा है. तो सॉइल होराइजन जैसे कि OABC होते हैं और सबसे नीचे पेरेंट रॉक मटेरियल होता है. तो उस तरह से सॉइल की एक प्रोफाइल होती है जो जिसमें वो डिवाइडेड होती है. तो जो सरफेस लिटर लेयर है ग्राउंड सॉइल की उसको O होराइजन कहा जाता है. ठीक है, जो बिल्कुल सरफेस पर ऊपर सतह पर प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है. अरेंज द फंक्शंस एसोसिएटेड विद एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन अ सीक्वेंशियल मैनर. तो यहाँ पे आपको कुछ एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एसोसिएशन के असेसमेंट के कुछ आपको फंक्शंस दिए गए हैं जिनको आपको एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. पहला आइडेंटिफिकेशन, प्रेडिक्शन, डिफाइनिंग ऑफ स्कोप, इम्पैक्ट, इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस. तो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है डिफाइनिंग द स्कोप. दूसरा आता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वन इज द प्रेडिक्शन एंड फोर्थ वन इज इम्पैक्ट, इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस. तो ये बनता है आपका ऑप्शन सी. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी. Which one of the following represents the correct uranium decay series? आपको यहाँ पे बतानी है कि कौन सी करेक्ट यूरेनियम डीके सीरीज है. यूरेनियम, रेडियम, रैडन, पोलोनियम, या फिर यूरेनियम, रैडन, रेडियम, पोलोनियम, या फिर यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम, रेडन, या फिर यूरेनियम, रैडन, पोलोनियम या रेडियम. तो करेक्ट सीरीज है आपकी यूरेनियम, रेडियम, रेडन एंड पोलोनियम. तो इसको हम ए से जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट आंसर है. तो अगर आप चाहें तो इसको एक निमोनिक के साथ याद कर सकते हैं. सो निमोनिक विल बी योर रैडी, रैडो, पोलो. योर रैडी, रैडो एंड पोलो. ठीक है, तो योर यूरेनियम, रैडी रेडियम, रैडो इज रेडन एंड पोलो. ओके, पोलो सबसे लास्ट में आता है. आपको बेसिकली जो कन्फ्यूजन होगा वो रेडियम और रेडन में होगा. तो आई कम्स फर्स्ट, सो रेडियम. तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पहले आई आता है बाद में ओ आता है. तो आई है तो फिर रेडियम पहले आएगा और रेडन बाद में आएगा. ठीक है, और पोलोनियम आप एंड में आता है, वो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं. तो ये सीरीज आपसे पूछी जा सकती है. मिसिंग पार्ट भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है. सो मेक श्योर यू जस्ट लर्न दिस. The role of State Pollution Control Board in EIA is public hearing, consultation, issue of non-objection certificate, collecting environmental data, सर्वे ऑफ फ्लोरा एंड फौना. तो इसमें से कौन सा रोल है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का? तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करता है? पब्लिक हियरिंग एंड कंसल्टेशन को कंडक्ट कराता है. तो पहला ऑप्शन आपका हो गया. और दूसरा ऑप्शन भी इसके रोल के अंदर आता है जो कि है इशू ऑफ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. Hydropower projects with large reservoirs affect the environment by the release of carbon monoxide, carbon dioxide, methane या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड.
तो यहाँ पे आपका आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मीथेन। लार्ज रिजर्वायर्स जो होते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर, वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनकी बॉटम में प्लांट्स और एनिमल्स डिग्रेड कर रहे होते हैं, जिनके डिग्रेडेशन से मीथेन का रिलीज होता है, जो कि एनवायरनमेंट में जाके उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अ टिपिकल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रेंजेस फ्रॉम, जो कार्बन का परसेंटेज है एक टिपिकल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर, वो 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40 या 20 से 30% होता है। तो हमें बताना है करेक्ट कितना है। तो 50 से 60% आपका कार्बन का अमाउंट होता है, कार्बन का परसेंटेज होता है एक टिपिकल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अंदर। और ये क्वेश्चन आपका एटलीस्ट 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो जस्ट मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, ओके, कि कितना कॉन्स्टिट्यूएंट करता है कार्बन म्यूनिसिपल वेस्ट को। तो 50 से 60% तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवेबल एफिशिएंसी। अगर आप इन सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको एग्जैक्टली आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिनरेशन आंसर है जिसके पास मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन और रिमूवेबल एफिशिएंसी है। सबसे ज़्यादा फेवरेबल ऑप्शन इंसिनरेशन रहता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वो होता है। एंड प्रोडक्ट्स में उसके फ्लू गैस या ऐश होती हैं जो कि आगे कंस्ट्रक्शन एंड ऑल में यूज़ हो जाती हैं, तो उसकी एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से आपका जो वेस्ट है वो डिग्रेड हो जाता है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है, बिना किसी गैसेस के रिलीज के जो कि हार्मफुल हो सकती है, बिना किसी एंड प्रोडक्ट्स के जो कि हार्मफुल हो सकते हैं। जो भी एंड प्रोडक्ट्स होंगे उसके, वो कहीं ना कहीं यूज़ में आते हैं। सो इंसिनरेशन इज द प्रोसेस विच इज़ हैविंग द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवेबल एफिशिएंसी। Terms of reference is fixed at which stage of environment impact assessment process? तो टर्म ऑफ रेफरेंस होता क्या है, उसको TOR भी बोला जाता है, और वो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द अथॉरिटी विच इज़ कंडक्टिंग द EIA स्टडी। तो TOR जो होगा वो जो भी अथॉरिटी है, जिसने भी अथॉरिटी ली है EIA स्टडी करने की किसी भी प्रोजेक्ट के, तो वही प्रोड्यूस करेगी इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस को। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है क्योंकि ये गाइडलाइन सेट करता है फॉर द स्टडी एंड डिस्क्राइब्स द पर्पस एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टडी, ठीक है। एक तो गाइडलाइंस बता रहा है वो, ठीक है, पर्पस बता रहा है और एक्सटेंट ऑफ स्टडी बता रहा है। तो सारी की सारी चीज़ें निर्धारित करेगा जो भी उस स्टडी के लिए ज़रूरी है, तो वही टर्म ऑफ रेफरेंस होगी और वो बहुत ज़रूरी होंगी, और वो जो भी अथॉरिटी EIA स्टडी को कंडक्ट करा रही है वही प्रोड्यूस करेगी। और ये किस वक्त होती हैं, किस वक्त फिक्स्ड होती हैं? सो दीज आर फिक्स्ड ड्यूरिंग द स्कोपिंग स्टेज। जो स्कोपिंग स्टेज होती है आपकी, उस दौरान आपके टर्म ऑफ रेफरेंस को फिक्स किया जाता है। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल वॉज इनैक्टेड इन द ईयर। जो भी आपके हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स हैं वो इनैक्ट हुए थे 1989 के अंदर। सो आई होप आपने सारे रूल्स और जो भी इवेंट्स हैं उनके ईयर्स को अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अब आपके पास एक मैच द फॉलोइंग है जो आपको बताना है कि किस तरह से क्या क्या इसके कौन सी इवेंट की कौन सी डेट है। तो अर्थ डे जो है वो आपका होता है 22 ऑफ अप्रैल। देन कम्स द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विच इज़ ऑन 5th ऑफ जून। देन कम्स द ओजोन डे जो कि 16th ऑफ सितंबर को होता है, और वर्ल्ड नेचर डे इज़ ऑन 3rd ऑफ अक्टूबर। सो दिस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर, जो मैच द फॉलोइंग की करेक्ट ऑप्शंस को बता रहा है। CBD स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये मैच द फॉलोइंग्स में भी पूछी जा सकती हैं और आपसे नॉर्मली इस तरह से भी पूछी जा सकती हैं कि आपको फुल फॉर्म बतानी है। एल्गल ब्लूम फॉलोज अ पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न विच इज़ J शेप्ड, S शेप्ड, एक्सपोनेंशियल या फिर लीनियर। पहले हम देखते हैं J शेप्ड क्या होता है। J शेप्ड ग्रोथ पैटर्न जो होता है वो कुछ J की तरह होता है, लाइक दिस। ओके, तो ये तो आपका टाइम हो गया, इधर इस स्केल पर आपका टाइम हो गया और इस स्केल पे आपका नंबर हो गया, ठीक है। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एग्जिबिट होगी और J शेप्ड ग्रोथ कर्व बनेगा, और जब आपकी रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं तो एक टाइम पे कैरिंग कैपेसिटी रीच हो जाती है और सैचुरेशन रीच कर जाती है, ठीक है। सो इट फॉर्म्स द S शेप। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी आ गई है आपकी।
So this is the time and this is the number and this is the graph of S shape जहाँ पे resources limited हैं और logistic growth is being taking place. Okay, तो एल्गल ब्लूम के लिए resources unlimited हैं. So resources unlimited हैं तो वो J shaped growth pattern को follow करेगी. So J shaped growth pattern will be followed, which is the option A. Chemosynthesis involves CO2 fixation using energy derived from sunlight, infrared radiation, UV radiation या फिर inorganic and organic compounds. तो जो कीमोसिंथेसिस है वो इन्वॉल्व करता है CO2 फिक्सेशन यूजिंग एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, विच इज द ऑप्शन डी. द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इन अर्बन एरिया आर, जो भी अर्बन एरिया में फोटोकेमिकल स्मोक है उसके प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड ओजोन. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Wind in the mountain valley region are of microscale, mesoscale, macroscale और synoptic scale. तो ये कुछ स्केल फिनोमेना है, मीटेरोलॉजिकल स्केल फिनोमेना है जिनके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया है. अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है देन गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, जिसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है. सो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सारी वीडियोस देखिए, बट जस्ट वॉच एटलीस्ट 25 वीडियोस ऑन माय चैनल. दे विल अश्योर यू एटलीस्ट 20 मार्क्स. 20 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे उन वीडियोस को देखने के बाद. आई कैन अश्योर यू. एंड अगर आपने उन्हें बहुत ध्यान से देखा और अगर आपने उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्टडी किया देन मोर क्वेश्चंस कैन बी मेड करेक्ट, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद कंसेप्ट्स बहुत ही ब्रीफली कंसाइजली आपको एक्सप्लेन किया है. सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़. उसके साथ मैं आपको आंसर भी बता देती हूँ. तो यहाँ पे जो विंड इन द माउंटेन वैली रीजन्स है वो एक मीजोस्केल फिनोमेना है. असर्शन रीजन है हमारे पास अपर एटमॉस्फेयर शील्ड्स लाइफ ऑन अर्थ, ये ट्रू है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर, ये भी ट्रू है. पर क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाती है इसकी वजह से लाइफ शील्ड हो रहे हैं, ये अकेला रीज़न नहीं है. अल्ट्रावायलेट रेस के साथ मीटियोर शावर्स होते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपर एटमॉस्फेयर में ही मैनेज हो जाती हैं. ठीक है, तो उनके बारे में भी आपको इसमें डिस्कस करना चाहिए था, बट यहाँ पे सिर्फ यूवी रेडिएशंस की ही बात हुई है. तो अजर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, बट जो रीज़न है वो आपकी अजर्शन को सपोर्ट नहीं करता. सो द ऑप्शन बी इज़ द आंसर ओवर हियर. The amount of a particular gas dissolved in water depends on its solubility in water, its partial pressure at the air-water interface or sediment-water interface, the water temperature, the level of salts in the water. तो ये सारे ऑप्शन सही हैं. जो अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर गैस डिजॉल्व इन वाटर है वो इन सभी पर डिपेंड करता है. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर. Nudation is generally caused by migration of species, climate change, invasion of foreign species या फिर modification of habitat. जो न्यूडेशन है वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है. ठीक है, तो आपने सक्सेशन पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने न्यूडेशन भी पढ़ा होगा. सो न्यूडेशन जब हो जाता है किसी भी एक इन्वायरमेंट का या किसी भी एक एरिया का, तो उसके बाद एक नया सक्सेशन स्टार्ट होता है. न्यूडेशन बेसिकली हैपन्स ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज. Cells grown in medium containing isotope sulfur 35 will show radio labeling in membrane lipids, membrane proteins, glycogen या फिर nucleic acids. तो सल्फर 35 अगर प्रेजेंट है तो रेडियो लेबलिंग जो होगी वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के अंदर होगी, क्योंकि वहाँ पे मीथेनिन रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ ये सल्फर 35 जाके बाइंड करेगा, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के अंदर रेडियो लेबलिंग शो होगी. Which one of the following is the best tool to study the interacting residues in protein ligand interaction? ठीक है, अगर आपको पता करना है इंटरैक्टिंग रेसिड्यूज जो कि प्रोटीन लाइगेंड इंटरैक्शंस में इन्वॉल्व हैं, तो आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करेंगे या सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे या फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे. तो अगर आपको इंटरैक्शंस का पता करना है तो आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करेंगे, जो कि आपका ऑप्शन ए है. अब फिर से आपके पास एक मैच द फॉलोइंग है, उसके बारे में बताना है कि आपको कुछ लेक्स दी गई हैं और उनका कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है. तो जैसे कि ओलिगोट्रोपिक लेक है, तो ओलिगोट्रोपिक वेरी लो न्यूट्रिएंट लेक होती है. ठीक है, लो न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन होती है उसके अंदर.
डिस्ट्रॉफिक लेक जो होती हैं उसके अंदर क्या होता है, लो पीएच होता है एंड हाई ह्यूमिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन होती है। यूट्रॉफिक हैज़ मोर न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्केनिक लेक, वॉल्केनो से आपको मैग्मा पता चल जाएगा, मैग्मेटिक वाटर होता है उसका। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आपसे ये इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि ओलिगोट्रॉपिक लेक का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, या डिस्ट्रॉफिक का, यूट्रॉफिक का, वॉल्केनिक लेक का, तो आपको ये पता होनी चाहिए अच्छे से। Under the rhino relocation project during 1987, rhinos were introduced in Assam, Meghalaya, West Bengal या फिर मध्य प्रदेश। So they were introduced in Assam, जो कि आपको इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी होंगी। राइनो रिलोकेशन प्रोजेक्ट जो राइनोस के लिए हुआ था 1987 में हुआ था, और राइनोस रिलोकेट किए थे असम में। द अर्थवर्म यूज फॉर कंपोस्टिंग इज, ये कुछ 4 आपको स्पीशीज दी गई हैं अर्थवर्म्स की, ठीक है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो आपका बी है और आपका डी है, ऑक्टोकीटोना सेराटा एंड ईसीनिया फोइडेटा, ये 2 जो आपके अर्थवर्म्स हैं, दीज आर यूज्ड फॉर द कंपोस्टिंग। सो ऑप्शन बी विच इज बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज, इसमें से आपको अगर पता होगा कि कौन सी बर्ड स्पीशीज है तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है। सो कश्मीर स्टैग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हंगूल या फिर ब्लैक बक। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज। The amount of living material present in different tropic levels at a given time is called standing crop, standing state, biomass या फिर biosphere। अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल जो भी होता है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पर एट अ गिवन टाइम, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कह सकते हैं या फिर बायोमास बोल सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन ए है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। In India, crocodile breeding project started for the first time in Tamil Nadu, West Bengal, Odisha और गोवा। सो crocodile breeding project जो है फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था ओडिशा में। Many orchids use trees as a surface to grow. This is an example of commensalism, mutualism, parasitism, predation. तो this is an example of commensalism, जिसमें 2 स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज बेनिफिट कर रही है और दूसरा जो स्पीशीज है ना वो बेनिफिट पा रही है और ना ही उसको कुछ हार्म हो रहा है, इट्स न्यूट्रल। तो कॉमेंसलिज्म एक इसका एग्जाम्पल है। ऑर्किड्स जो ट्रीज के सरफेस को यूज करते हैं ग्रो होने के लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मटेरियल्स इन टर्म ऑफ देयर पोरोसिटी। तो पोरोसिटी की बात करें तो यहाँ पे सैंड, क्ले, ग्रेवल या फिर क्ले सैंड, ग्रेवल, ग्रेवल सैंड, क्ले, ग्रेवल, क्ले सैंड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। क्ले इज सबसे ज़्यादा पोरस, देन कम्स द सैंड एंड देन कम्स द ग्रेवल एट द एंड। आर स्ट्रैटेजिस्ट इज अ small organism that has a short life, produces many offsprings and does not reach carrying capacity, या फिर small organism that has a longer life, produces offspring and does not reach carrying capacity. Small organism that has a short life, produces numerous offsprings and reaches carrying capacity. Medium organism that has a short life, produces numerous offsprings and reaches carrying capacity. तो आर स्ट्रैटेजिस्ट से मैं आपको एक मतलब आपको आर और के स्ट्रैटेजिस्ट याद रखने हैं, तो आप आर को आर से रैट या फिर आर से रैबिट याद रख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं एक बार में ही, स्मॉल साइज़ के होते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इनका, और बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं और कभी भी कैरिंग कैपेसिटी को नहीं रीच कर पाते। सो दी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। और अगर आपको के स्ट्रैटेजिस्ट आ जाता है तो आप ह्यूमन बींग्स को ध्यान में रख के उसका आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका करेक्ट आंसर पता कर सकते हैं। टुंड्रा इज अ बायोम कैरेक्टराइज्ड बाय स्टंटेड ट्रीज एंड परमानेंटली फ्रोजन सबसर्फेस सॉइल, coniferous trees and permanently frozen subsurface soil, lack of trees and permanently frozen subsurface soil, evergreen trees and permanently frozen subsurface soil। तो टुंड्रा बायोम जो होता है उसमें लैक ऑफ ट्रीज होते हैं और परमानेंटली फ्रोजन सब सरफेस सॉइल होती है। ओके, द लेयर्स फॉर्म्ड बाय थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक्स आर
एपिलिमियन, मिडलिमियन या फिर हाइपोलिमियन, एपिलिमियन, ओलिगोलिमियन या फिर हाइपोलिमियन, एपिलिमियन, डिस्ट्रोलिमियन या फिर हाइपोलिमियन, एपिलिमियन, थर्मोक्लाइन या फिर हाइपोलिमियन. So the option D is the correct answer. Epilimian, thermocline and hypolimnion are the layers formed by thermal stratification in lakes. Acid mine drainage occurs when the combined action of oxygen and water and certain bacteria cause sulfur in coal to form H2SO4. Combined action of H2O and certain bacteria cause sulfur in coal to form H2SO4. Combined action of oxygen and certain bacteria cause sulfur in coal to form sulfur dioxide, this H2SO4, sulfuric acid. The combined action of H2SO4 and certain bacteria with coal to form H2SO4. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ये है, द कंबाइंड एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर एंड सर्टेन बैक्टीरिया कॉज सल्फर इन द कोल टू फॉर्म H2SO4. ठीक है, तो ऑक्सीजन, वाटर और कुछ बैक्टीरिया मिलकर सल्फर जो होता है कोल में उसको H2SO4 में कन्वर्ट करा देते हैं एसिड माइन ड्रेनेज के दौरान. विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल हैव हाईएस्ट रिफ्लेक्टेंस वैल्यू? सिल्ट लोम विद 20% मॉइस्चर, clay with 36% moisture, silt loam with 0.8% moisture या फिर clay with 2% moisture. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है जो कि है आपका silt loam with 0.8% moisture will have highest reflectance value. In accordance with Saffir-Simpson hurricane scale, a cyclonic storm of category 5 should have wind speeds more than 69 meters per second, 50 to 58 meters per second, 59 to 69 meters per second या फिर 33 to 42 meters per second. So the option A is the correct answer over here. In accordance with Saffir-Simpson hurricane scale, a cyclonic storm of category 5 should have wind speeds more than 69 meters per second. अब assertion और reason है हमारे पास. For sustainable development of a region, प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किसी भी रीजन के आपको प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी. रीजन क्या कहता है? लैंड यूज प्लानिंग इन्वॉल्व्स इनपुट्स ऑफ सॉइल टाइप्स, रॉक टाइप्स, सीज्मिसिटी, वेदर पैटर्न्स एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ रीजन. ठीक है, लैंड यूज प्लानिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं. इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पहले आपको प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग की भी आवश्यकता पड़ेगी. So both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of the assertion given, which is the option A. An ideal MHD power plant, magneto-hydrodynamic power plant, the electric efficiency corresponding to maximum power production is 50%, 75%, 25% या फिर 100%. So it is 50%. जितने भी पावर प्रोडक्शन हो रहे हैं, सोलर से हो रहे हैं या MHD से हो रहे हैं या OTE से हो रहे हैं या विंड पावर से हो रहे हैं, उनका सबका आपको मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन, उनकी एफिशिएंसी के बारे में याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस ज़रूर आएगा. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सबके बारे में डिस्कस किया है. सो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़ इफ़ यू हैवंट येट वॉच दोज वीडियोज़. अब एक और असर्शन रीजन है, लार्ज स्केल OTEC डेवलपमेंट मे नॉट बी गुड फॉर द एनवायरनमेंट. क्यों? रीजन कहता है रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ओशन डेप्थ्स इनटू द एटमॉस्फेयर कुड एग्जैसरबेट GHG ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. जो कि ओशन डेप्थ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट को और इंक्रीज कर सकती है. तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, असर्शन रीज़न बिल्कुल सही है और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि लार्ज स्केल OTEC एनवायरनमेंट के लिए क्यों ठीक नहीं है. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट कोड ओवर हियर. एनर्जी इंटेंसिटी इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन. एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो एनर्जी इंटेंसिटी जो होती है वो इफेक्टिवनेस ऑफ एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है, विच इज़ द ऑप्शन ए ओवर हियर. The coefficient of performance of an ideal windmill is 3/8, 5/16, 2/5 या फिर 16/27.
सो ये बात आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होनी चाहिए। विंड मिल का क्वेश्चन बहुत बार आया है। सो एफिशिएंसी जो भी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है आइडियल विंड मिल का, वो हमेशा 16/27 होता है, विच इज़ द ऑप्शन डी ओवर हियर। One of the criteria for characterizing a region as ABC is that an annual mean anthropogenic aerosol optical depth AOD is greater than atmospheric brown cloud होता है ABC hotspot। ठीक है, तो इसका हॉटस्पॉट को कैरेक्टराइज करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो ये होना चाहिए इज़ दैट एनुअल मीन एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है 0.3 से ज़्यादा होनी चाहिए। सो द ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर है, 0.3 से ज़्यादा होनी चाहिए AOD आपकी। Which one of the following is used as microbial indicator of water contamination? Coliform bacteria, Giardia, Cryptosporidium, tobacco mosaic virus। तो टोबैको मोज़ाइक वायरस तो यहाँ पे कैंसर हो जाता है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और अगर आपको पता होगा वाटर कंटामिनेशन में सबसे ज़्यादा कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, वो एक इंडिकेटर होता है वाटर कंटामिनेशन के लिए। सो द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। Which of the following is used as a coagulant for removal of phosphates in the water? अगर वाटर में फॉस्फेट्स प्रेजेंट हैं तो कोएगुलेंट के लिए आप किसको यूज़ करेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट को, आयरन सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को या पोटेशियम क्रोमेट को। सो यू विल यूज एल्यूमिनियम सल्फेट एज अ कोएगुलेंट टू रिमूव द फॉस्फेट्स प्रेजेंट इन द वाटर। Elevated salt and sodium concentrations in soil are highly toxic to many plants, but relatively high tolerance level to this toxicity is seen in जो एक शुगर बीट है, शुगर केन है, अनियन है, लेट्यूस है, इनमें से कौन हाई टॉलरेंस लेवल एग्जिबिट करता है? सॉल्ट और सोडियम कॉन्सेंट्रेशंस बहुत ज़्यादा, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो उनको फिर भी बेयर करने में कौन से इफेक्टिव है? तो शुगर बीट जो है हाई टॉलरेंस शो करता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोन्यूक्लियोटाइड्स हैज़ द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ? ये चार जो आपको यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इन चारों को आपको बाय हार्ट इन चारों की हाफ लाइफ्स याद करनी होंगी। मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है इनकी हाफ लाइफ्स के बारे में। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जस्ट गूगल द हाफ लाइफ्स ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा इन चारों एलिमेंट्स की ये हाफ लाइफ आपसे पूछी जाएगी। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कहा जाएगा, या लॉन्गेस्ट या शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ के बारे में पूछा जाएगा, पर हमेशा यही 4 एलिमेंट्स आएंगे। ये एज टू एज आपसे क्वेश्चंस इन्हीं पर आएंगे। आई अश्योर यू फॉर दिस। मैंने एटलीस्ट 15 ईयर क्वेश्चन पेपर्स में इनका पैटर्न देखा है जो कि रिपीट हुआ है। यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन ए है। कार्बन 14 का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होता है, कार्बन 14 का। विच आर द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज एमिटेड बाय द वेजिटेशन? ऑक्सीमीन, जाइलिन, एक्टोलिन या फिर 1,3 पेंटाडायोन्स। सो ऑक्सीमीन इज एमिटेड बाय द वेजिटेशन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। अंडर एरोबिक कंडीशन नाइट्रोजिनेस कैटालाइसिस, यहाँ पे आंसर आपको मार्क किया ही हुआ है, रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन के दौरान नाइट्रोजिनेस रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैटालाइज करेगा। फॉर पार्टिकल ऑफ साइज more than 5 micrometers, the efficiency of cyclone separators can be as high as 50, 60, 80 and 90%. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 90% तक इसकी एफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, साइज रेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक एरोजोल इज 5 नैनोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर या 100 माइक्रोमीटर टू 150 माइक्रोमीटर, 150 माइक्रोमीटर टू 200 माइक्रोमीटर या 0.01 नैनोमीटर टू 5 नैनोमीटर्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 5 नैनोमीटर से 100 माइक्रोमीटर्स तक साइज रेंज हो सकता है एटमॉस्फेरिक एरोजोल का। बेलेट कोलंबस वेइंग स्केलिंग चेकलिस्ट methodology for water resources projects obtains baseline data on how many environmental parameters? वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट के लिए जो बैटल कोलंबस वेइंग स्केल चेकलिस्ट होती है, वो बेसलाइन डेटा जो होती है वो कितने एनवायरमेंटल पैरामीटर्स पर ऑब्टेन करती है?
40, 78, 68 या 50? सो द आंसर इज 78 पैरामीटर्स पर वो बेस लाइन डेटा को कलेक्ट करती है, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स के लिए। असर्शन रीजन है cost benefit analysis for assessment of natural systems is not merely concerned with the effects of environment quality but seeks the condition for sustainable use of natural resources of a region। जो cost benefit analysis होता है किसी भी natural system का, वो सिर्फ effects ऑन एनवायरमेंट, जो एनवायरनमेंट की क्वालिटी है उस पर ही इफ़ेक्ट्स को नहीं कंसर्न होता, उसके इफ़ेक्ट्स को देखने पर ही कंसर्न नहीं होता, पर वो उन कंडीशंस को भी देखता है जो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को भी माइंड करता है, ठीक है। रीज़न क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर स्मॉल स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बट इज़ बेटर सूटेड फॉर द एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ अ रीजनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम। जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो रहा है वो पूरे रीजन का हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखेगा। तो यहाँ पे ए और आर आपका असर्शन रीज़न दोनों बिल्कुल सही हैं, और जो आपका रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है वो छोटे स्केल पर नहीं हो रहा, वो बहुत ही बड़े डेवलपमेंटल प्लान के लिए फोकस्ड होता है, तो वो सारे पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखेगा। So that's all for this video. I have discussed 50 questions in this video. अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो के अपडेट्स डेली मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। मेरी थोड़ी हेल्प से अगर आपका JRF क्लियर हो जाता है तो दैट वुड बी अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, एंड lots of blessings to you guys who are preparing for this exam. Very less time is left in your hands, but don't get discouraged. Study well, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, और वो आपकी जो भी मेहनत आपने अभी तक की है that would be really paid off. Trust yourself, trust your efforts, trust God, okay? He is watching everything. आपके एफर्ट्स किसी ने नहीं देखे होंगे पर उसने देखे होंगे, सो ट्रस्ट हिम एंड जस्ट कीप प्रिपेयरिंग फॉर सम मोर डेज सो दैट योर एग्जाम जस्ट यू रॉक इन द एग्जाम, ओके। और अगर मेरे से कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, कोई भी क्वेरीज हो, यू आर फ्री टू डिस्कस देम विद मी। आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझसे फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। आई हैव मेंशन माई फेसबुक इन द लिंक ऑफ माई चैनल, ओके, सो यू कैन गो एंड वॉच ओवर देयर। और अगर किसी भी तरह मैं आपकी कुछ और हेल्प कर सकती हूँ, सो यू आर फ्री टू आस्क एनी टाइम, ओके। सो also I would request you again to subscribe to my channel, press the bell icon and like and share this video with your friends. Thank you very much for